हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। टारगेट यूपीएससी आईएएस आईपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो नीचे बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, हम जो है पॉलिटी चला रखा है हमने, और हमारी पॉलिटी के 2 लेक्चर क्या है हमने डाल दिए हैं वीडियो पर, उसमें आपके चैनल पर। ठीक है, देखो चैनल क्या है, आपका है। हमारा तो सिर्फ वीडियो डालने का काम है क्योंकि आप देखते हो इससे। ठीक है, चैनल आपका है तो प्लीज़ अपना समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जो यहाँ पर हमने पॉलिटी चला रखी है वो पॉलिटी क्या है, पीसीएस एग्जाम तक के पीसीएस तक के जो एग्जाम है वहाँ तक क्या है आपको काम देगी। और एसएससी, रेलवे, लेखपाल, ये जितने भी एग्जाम छोटे एग्जाम होंगे वहाँ का कोई क्वेश्चन इससे बचने का नहीं है अगर आपने बिल्कुल ध्यान से ही पढ़ ली पॉलिटी कि यहाँ पर क्या है। मैं शुरू से लेकर लास्ट तक क्या पूरी पॉलिटी चलाऊंगा। दोस्तों, मैंने बताया था पहले भी हमारा एक पेड कोर्स चल रहा है एसएससी का। ठीक है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो जो नीचे लिंक है, लिंक में क्या नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या हमारा नंबर मिल जाएगा। आप कांटेक्ट करके हमसे क्या है पेड ग्रुप में शामिल हो सकते हो जिसमें क्या सभी कोर्सेज अवेलेबल है और सभी सब्जेक्ट क्या है अलग अलग टीचर के द्वारा अवेलेबल है। तो हमने जो पॉलिटी चला रखा है, हम पॉलिटी में पढ़ रहे हैं भारत का राजनीतिक इतिहास। क्या पढ़ रहे हैं? भारत का राजनीतिक इतिहास। तो भारत के राजनीतिक इतिहास में हमने जो है सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो मुंबई, मद्रास और बंगाल, इन तीनों प्रेसिडेंसी को अंग्रेजों ने कैसे अपने हाथ में लिया। ठीक, उसके बाद में हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके अंदर क्या हुआ, ठीक है, वो क्यों लाया गया, क्या कारण बने उसके लाने के। ठीक, ब्रिटेन क्या था, ब्रिटेन के हाथ से अमेरिका निकला जा रहा था, उसने क्या है उपनिवेश के रूप में और उसे क्या दिख रहा था, इंडिया दिख रहा था, इसलिए क्या हो इंडिया पर शासन करना शुरू करा। और कंपनी में जो दिक्कत हो रही थी, कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए क्या है पहला ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 में। इन 1773 में जो एक्ट लाया गया था इसमें बंगाल, मद्रास और आपका मुंबई, इन तीनों प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर बना दिया गया था, एक गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, उसका नाम क्या था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और 1774 में क्या है तुम्हारा भारत के अंदर कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। उसमें क्या है मैंने बताया था जो उसका जज था, मुख्य जज, उसका नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, और उसके नीचे 3 जज भी काम कर रहे थे, मैंने बताया था तुम्हें। ठीक है, जो जिसने नहीं देखा क्या वीडियो में पीछे जाके आराम से देख सकता है। 1774 का हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा। ठीक है, और हम जो आए हुए हैं 1813 में। ठीक है, जो 1813 का चार्टर एक्ट है। ठीक है, किस पाए है? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में क्या है इसमें थोड़ा सा बता दिया था कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था। तो हुआ क्या था इसमें चार्टर एक्ट में? देखो, ये क्या थी, बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण आया था। किसके कारण आया था? बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण आया था। तो मैंने ये बताया था बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी। तो बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था ये थी, बोनापार्ट ने क्या किया था, देखो थोड़ा सा इतिहास पे चले हम, वर्ल्ड हिस्ट्री पे। तो बोनापार्ट ने क्या किया था, बोनापार्ट फ्रांस का आदमी था, फ्रांस का था वो था। तो उसने क्या करा, जो उसके आस पड़ोस के जितने भी क्षेत्र थे, हमारा जर्मनी हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, इटली हुआ, इन सबको क्या है इसने जीत लिया था। जीतने के बाद में ये जीतना चाहता था किसे? इंग्लैंड को। लेकिन इंग्लैंड को क्या है ये इतनी आसानी से नहीं जीत सकता था। सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा इंग्लैंड का जीतने कारण था जो इंग्लैंड जीत जाता था उसकी नौसैनिक शक्ति बहुत ही मजबूत थी। बोनापार्ट के पास में क्या है पानी से निकलने के लिए कुछ साधन नहीं थे कि क्या कैसे जाके वो अपना शासन कर सके, मतलब उससे हरा सके। तो इसलिए क्या था, उसने क्या करा, इंग्लैंड को हराने के लिए क्या करा, इंग्लैंड का हराने के लिए उसने आर्थिक एक तंत्र बनाया। उस आर्थिक तंत्र में क्या करा उसने, इंग्लैंड की जो आर्थिक तंत्र को उसे तोड़ने का काम किया। मतलब जितने भी इंग्लैंड व्यापार करता था उन व्यापार को तोड़ने का उसने काम करा। जिस क्षेत्र को बोनापार्ट ने जीत लिया था, जिस क्षेत्र को भी बोनापार्ट ने जीत लिया था, तो उस क्षेत्र में क्या करता था बोनापार्ट, सबको यह कह देता था कि कोई भी आदमी क्या है इसके साथ में व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, उसका जितना भी माल बनता था इंग्लैंड के अंदर, वो माल क्या है वो सिर्फ इंग्लैंड में ही रह जाता था। वो जो व्यापार के तौर पर जो व्यापारी थे इंग्लैंड के, वो दूसरे देश में नहीं जा पाते थे। इस कारण क्या हुआ, इंग्लैंड में जितना भी सामान था वो इंग्लैंड में इकट्ठा होना शुरू हो गया।
जब इंग्लैंड में इकट्ठा होना शुरू हो गया तो इंग्लैंड ने दिमाग लगाया कि इस माल को कैसे हम विदेश में उतारेंगे। तो उसने क्या करा, उस पूरे माल से ये देखा कि इसमें हमारा जितना पैसा वेस्ट हुआ है कम से कम उतना भी हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना निकालने के लिए उसने क्या करा, इसने उस सामान को मार्केट में उतारना शुरू करा और वो मार्केट थी इंडिया। तो इंडिया में इसने क्या है, उस सामान को उतारना शुरू करा। उस मार्केट में जब इंडिया की मार्केट में वो सामान उतारना शुरू करा बहुत ही सस्ते दाम पर। क्यों? क्योंकि इसने पहले कहा था कि जितना हमारा पैसा सब बनाने को सामान को बनाने में वेस्ट हुआ है उतना ही पैसा अगर हमें मिल जाए तो काफी है। तो इसलिए क्या करा, इसने उस सामान को इंडिया में उतार दिया, इंडिया की मार्केट में उतार दिया। अब इंडिया में बहुत सस्ते दाम पर उतारा। अब इंडिया को इससे क्या नुकसान है, क्या नुकसान है? अगर मैं आपसे बात करने लगूं कि ये बताओ, अगर भारत के अंदर कोई विदेशी कंपनी आ रही है, ठीक है, भारत में भी वो काम चल रहा है और उसी काम के लिए कोई दूसरी कंपनी विदेश से आ रही है, तो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? ठीक है, इंडिया के उद्योग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बहुत क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, वो इकोनॉमिक्स की बात है, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एफडीआई के क्या नुकसान है। फायदे आपने देखे होंगे लेकिन नुकसान भी है एफडीआई के। ठीक है, तो वो हम क्या है यूपीएससी में पढ़ते हैं, यूपीएससी में पढ़ते हैं हम उसे, आईएएस का टॉपिक है वो। ठीक है, एफडीआई के क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। तो जब विदेश का सामान क्या है, इंग्लैंड का सामान इंडिया की मार्केट में उतरने लगा तो इंडिया में जितना भी हस्तकरघा उद्योग था वो सब बर्बाद होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया? बर्बाद होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे वो बर्बाद होना शुरू हो रहा था, ठीक है, तो इंग्लैंड वाले दिमाग लगा रहे थे कि इनमें से कोई ना कोई इंडिया का आदमी इस पे जरूर कोई बात बोलेगा। ठीक है, तो उस बात को दबाने के लिए इंग्लैंड ने दो काम करे। कितने काम करे? दो काम करे इंग्लैंड ने। देखो, पहला तो इसमें आएगा 1813 का चार्टर एक्ट आएगा। इसमें क्या आएगा? पहली चीज क्या करी इसने, इसका आने का क्या कारण था? इसमें थी बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था। पहला चीज, ठीक है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था जो है वो कौन से एक्ट के अंतर्गत आएगी? 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक, दूसरी चीज, जब महाद्वीपीय व्यवस्था बोनापार्ट ने खराब कर दी तो फिर क्या हुआ, जो भी इंग्लैंड का सामान था वो इंडिया में आना शुरू हुआ। जब इंडिया में आना शुरू हुआ बहुत सस्ते दाम पर क्या इंडिया ने उतारना, इंग्लैंड ने बेचना शुरू करा। तो इंडिया के जितने भी हस्तकरघा उद्योग थे वे सब बर्बाद हो गए। हस्तकरघा उद्योग, ठीक है, हैंडलूम कहते हैं, ठीक है, हस्तकरघा उद्योग बर्बाद हो गए। ठीक है, तो दूसरा काम क्या हुआ, हस्तकरघा उद्योग बेकार हो गए। किसके? भारत के। ठीक है, तो भारत के जितने भी हस्तकरघा उद्योग थे वे क्या है, बेकार होने शुरू हो गए थे। ठीक है, अब तीसरा काम क्या हुआ, अब पता कि हस्तकरघा उद्योग क्या बेकार हो रहे हैं, इंग्लैंड ने दिमाग लगाया। इंग्लैंड को पता था भारत का कुछ कोई ना कोई आदमी जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा, तो इसलिए क्या करा इंग्लैंड ने भारत को संतुष्ट करने के लिए, भारत वालों को संतुष्ट करने के लिए कहा, पहले चीज कही कि हम क्या है, भारत के अंदर ईसाई मिशनरियों को क्या है, ईसाई मिशनरियों को भारत भेजेंगे। ठीक है, तो ईसाई मिशनरियों को भारत भेजेंगे। दूसरा काम क्या करा इसने, दूसरा काम करा कि भारत का एक बजट तैयार करेंगे, भारत का एक बजट तैयार करेंगे। उस बजट में क्या होगा, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारत में शिक्षा पर खर्च करेंगे, शिक्षा पर खर्च करेंगे। तो इसने कह दिया, दूसरा काम भारत को संतुष्ट करने के लिए कहा कि हम क्या भारत में ईसाई मिशनरियों को भेजेंगे। ठीक है, अब ईसाई मिशनरियों को क्यों भेज रहे हैं ये, जैसे ईसाई भारत को ये कहा कि तुम भारत को ये मानते थे, ये लोग भारत को कैसे अपने जाल में फंसाते थे, ये कहते थे कि तुम्हें क्या है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें ज्ञान के लिए कुछ आदमी की जरूरत है, विद्वानों की जरूरत है। तो इन्हें विद्वान कह के इन्हें इंडिया में उतार दिया। ठीक, दूसरी चीज 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारत में शिक्षा पर खर्च करेंगे, दूसरी चीज ये कही। तो इतना काम क्या है इस 1813 के चार्टर एक्ट में हुआ। ठीक है, अब ये तो इसमें ये काम हुआ। ठीक है, और एक चीज और हुई इसमें, ठीक है, वो क्या थी, जो चाय के व्यापार था, क्या था, चाय का व्यापार। ठीक
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक, तो चाय का व्यापार था। इन्होंने कह दिया कि हम सारे व्यापार छोड़ के क्या है, जो आपका जो भारत क्या करता था उस टाइम पर, रेशम खरीदता था चीन से। ठीक है, तो रेशम खरीदता था चीन से, और विदेश में वो उसे जो ये थे इंग्लैंड वाले, ये क्या करते थे, चाइना से रेशम खरीदते थे और वो कहाँ है, इंग्लैंड में बेचते थे। ठीक है, अब देखो अगर मैं ज़्यादा डीपली चला जाऊँगा तो ये क्लास यूपीएससी की बन जाएगी। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल से बताता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ जितना सुटेबल है उतना बता रहा हूँ। चीन से क्या है, चीन में क्या है, ये रेशम का व्यापार करते थे। ठीक है, और चाय भी क्या है, चाय जो होती है तुम्हारी कहाँ होती है, भारत में सिक्किम वगैरह के क्षेत्र में हो जाती है। ठीक है, ऊपर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र जैसे दार्जिलिंग। ठीक है, उधर क्या करते थे ये, उधर की साइड में क्या, चीन में भी चाय होती थी, तो वहां पे क्या करते, चाय का व्यापार करते थे। ठीक है, तो वहां से क्या है, ये चाय जो थी, चाय पे भी क्या करते थे ये, चाय का व्यापार करते थे। तो बहुत बढ़िया किस्म का चाय का व्यापार चलता है। ठीक है, यहाँ से चाय जाती थी यूरोप के अंदर। ठीक, और भी बहुत सारे काम हुए इसमें। ठीक है, और आपका ये 1813 का चार्टर एक्ट था। इसके बाद में जो एक्ट आया, इसके बाद में जो एक्ट आया वो एक्ट कौन सा था, 1833 का। 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ था, देखो पहली चीज, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या है, भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, 1833 में आगे क्या हुआ, भारत का पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसका क्या नाम था तुम्हारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, या लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसे यहाँ पर लेना। ठीक है, जब हिंदी पढ़ेंगे हम पढ़ते हैं इस चिन्ह को, इस चिन्ह कहते हैं हंस पद। ठीक है, कोई चीज छूट जाती है तो हम इसे लगा देते हैं और ये ऊपर लगाते हैं। हिंदी में कितनी बार कोई एग्जाम आ रहे हैं, जैसे लेखपाल का हुआ, आपका जेल वार्ड का आ रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये कामगर साबित होता है कि इस चिन्ह का क्या नाम है। ठीक है, तो इस चिन्ह का नाम है तुम्हारा हंस पद कहते हैं। इसे अगर कोई छूट जाता है तो उसे यहाँ लिख देते हैं। मेरा इसके बीच का वर्ड छूट गया था, विलियम, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, तो ये क्या है, 1833 में सबसे पहला काम तो ये हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है, अलग अलग काम हो रहे थे भारत के अंदर, क्या निरंतर परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, अब इसमें एक काम क्या हुआ था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ था, जो भारत का जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया, व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। ठीक, तो व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, कौन सा अधिकार बनाया फिर कौन सा, जब व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया, फिर कौन से अधिकार को बनाया, तो कंपनी जो थी, अब जो कंपनी थी, कंपनी क्या है, एक राजनीतिक बन गई। कंपनी क्या है, एक राजनीतिक कंपनी बन गई। ठीक है, तो व्यापार पे जो काम कर रही थी कंपनी, वो कंपनी को खत्म कर रहे क्या बना दिया, एक राजनीतिक कंपनी बना दिया। ठीक, तो कंपनी क्या कर रही थी, अब व्यापार के क्षेत्र में, उसमें राजनीति के क्षेत्र में काम करना, राजनीति के क्षेत्र में क्या है, तरक्की कर रही थी। ठीक, तो व्यापार के क्षेत्र, राजनीतिक
उसे व्यापार के अधिकारों को खत्म करके राजनीतिक कंपनी क्या है, राजनीतिक कंपनी बन गई थी। ठीक है, और क्या काम हुआ इसमें, और क्या काम हुआ इसमें, इसमें क्या हुआ, जो भारत का ये लॉर्ड गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, इसके साथ में एक आदमी को और जोड़ा गया। ठीक है, एक आदमी को और जोड़ा गया, उस आदमी का क्या नाम था, इसके साथ में एक आदमी को और जोड़ा गया जिसे कहा गया विधिक सदस्य। ठीक है, कि कानून के जितने भी काम होंगे आपका ये आदमी करेगा। कौन करेगा, ये आदमी करेगा। इस आदमी का नाम क्या था, ध्यान रखना, इस आदमी का नाम था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, क्या नाम था इसका, लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले को क्या करा गया, इसके साथ में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ में विधिक सदस्य के रूप में शामिल कर दिया गया इसमें। ठीक है, तो यहां तक आपके क्लियर होगा आशा करता हूं, क्योंकि एक एक चीज क्या है मैं अपने मुंह से बोल के बता रहा हूं, और मुंह से जो बात मैं बोल रहा हूं बस उसे दिमाग में फिट रखना। ठीक है, जो चीज यहाँ लिख रही है वो आपको किताब में लिखी मिल जाएगी, किसी के नोट्स में लिखी मिल जाएगी, लेकिन इस चीज को बताने का लिहाजा सबका एक सा नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी चीज यहाँ मैं बता रहा हूँ या तो आप इसे नोट भी करते रहो साथ के साथ में, अगर आपके पास बुक नहीं है, नोट्स नहीं है, तो आप साथ के साथ नोट भी करते रहो और एक चीज बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब दूसरा काम क्या हुआ इसमें। ठीक है, ये काम हो गया इसमें, और क्या काम हुआ इसमें, अभी मैंने बताया था 1813 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया, 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बजट बनाया गया जिस पर 1 लाख रुपया शिक्षा के क्षेत्र पे खर्च किया जाएगा। लेकिन इसमें कितना बनाया, इसमें बजट बनाया, कितना, 10 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है, इसका बजट कितना बना, 10 लाख रुपए प्रति माह का बजट बना। 10 लाख रुपए प्रति माह पे क्या है, इसमें काम शिक्षा के ऊपर क्या है, खर्च किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कंपनी को एकाधिकार मिलता था किसी काम के लिए। ठीक है, तो इसमें देखो 1813 में क्या था, 20 साल के लिए एक वो मिला था कि 20 साल के लिए तुम्हें एकाधिकार है चाय के व्यापार में। ठीक है, तो चाय के व्यापार में 20 साल के लिए एकाधिकार दिया गया था। 1813 से 33 तक क्या 20 साल यहाँ हो गए, इसका लाइसेंस खत्म होने वाला था, टाइम खत्म होने वाला था। तो इसमें क्या करा, 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो चाय पर एकाधिकार 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, तो चाय पर जो एकाधिकार था वो 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया इस एक्ट में 1833 के में। ठीक, तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, आशा करता हूँ पूरा एक्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद में जो हमारा एक्ट आया, उस एक्ट का क्या नाम था, 1853 का चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट था, 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक, तो 1813 का चार्टर एक्ट ठीक है, अब इसमें क्या काम हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आने वाला देखो अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है, कौन सा था, अंतिम चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, 1853 के बाद में 1858 में जब हम आएंगे उसमें एंट्री करेंगे, तो उससे पहले क्या हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी भारत के अंदर। क्या हुई थी, वो हुई थी 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के समय क्या, भारत का जो गवर्नर जनरल था उस टाइम पर लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, तो कैनिंग के समय में क्या हुआ, कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 की क्रांति को देखते हुए इंग्लैंड के जो सम्राट थे उसने कहा कि तुम्हारे रहते हुए क्या है, क्रांति लोगों के दिमाग में आ कैसे गई, क्रांति की भावना, लोगों ने क्रांति कैसे कर दी। उन्होंने कहा कि कंपनी अब क्या है, तुम व्यापार जो कर रही हो, जो भी काम कर रही हो, राजनीतिक अधिकार कर रही हो, वो तुम नहीं करोगे। अब जो शासन चलेगा भारत में वो ब्रिटिश क्राउन का चलेगा। तो 1858 के एक्ट में क्या बहुत सारे परिवर्तन हुए। ठीक, तो इसलिए क्या है, हम 1773 से 1853 1858 से पहले के जितने भी एक्ट है उन्हें चार्टर अंतर्गत लाएंगे। ठीक है, तो 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, पहली बार क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या होगा, मतलब अंतिम चार्टर एक्ट था। अब इसमें क्या हुआ, दो चीज बनी, एक बनी इसमें विधायिका, क्या बनी, विधायिका, और दूसरी कार्यपालिका, क्या बनी, कार्यपालिका। देखो ये जितनी भी चीज है ये क्या है, ये भारत के अंदर राजनीति शास्त्र जो है, जो राजनीति शास्त्र है, जो राज्य व्यवस्था है, उसकी नींव रखते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ना किसी हम बिल्डिंग को बनाते हैं तो उसकी धीरे धीरे पहले क्या उसकी नींव खोद देंगे, उसके बाद में क्या उसमें थोड़ी दीवार लगानी शुरू करेंगे, फिर छत डाल लेंगे, उसके बाद में एक बिल्डिंग तैयार होती है। तो ये जो एक्ट आ रहे थे इससे क्या भारत का जो संविधान है उसकी नींव तैयार हो रही थी।
क्या हो रही थी, नींव तैयार हो रही थी। धीरे धीरे आके हमने देखा कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था कब, 26 नवंबर 1949 में। अगर कोई पूछने लगा भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 में। अब कोई ये पूछने लगा कि लिखा कहाँ है भारत के संविधान में ये, तो भारत के कोई से भी अनुच्छेद में उठाकर देख लियो, किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं लिखा हुआ, ना ही किसी आपके भाग में लिखा हुआ, और ना ही आपके किसी भी क्या है तुम्हारी जो सूचियां है उनमें लिखा हुआ कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि ये बताओ भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ, ये कहां पर लिखा हुआ है भारत के संविधान में? तो ये ध्यान रखना, ये सिर्फ प्रस्तावना में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है? सिर्फ प्रस्तावना में लिखा हुआ, और कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, विधायिका और कार्यपालिका, ये दो चीज बनाई गई। ठीक, तो किसी भी सरकार को चलाने के लिए तीन चीज की जरूरत होती है, विधायिका, कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका। ठीक, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट पहले बन चुका था 1774 में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये काम इसमें हुआ। अब इसमें एक काम और हुआ, इसमें क्या हुआ, ICS, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस, इसकी प्रतियोगिता जो इसकी जो परीक्षा है, इसकी परीक्षा भारत को करने की अनुमति मिली, भारत वालों को इसकी परीक्षा भारत के लोगों को शेष की परीक्षा भारत के लोगों को देने की अनुमति मिली। ठीक, तो भारत के जो ICS की परीक्षा भारत के लोगों को देने की अनुमति मिली। अब अगर मैं बात करूं तो भारत का पहला ऐसा आदमी कौन है जो क्या पहला ICS बना, तो उसका नाम क्या था, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन था, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे पहले ICS जो भारत के बने थे। ठीक है, भारत के जो ICS थे पहले कौन बने थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये जो थे तुम्हारे जो आपके जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके बड़े भाई थे ये। ठीक है, तो भारत के पहले ICS बने सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब भारत में एक क्रांतिकारी हुए हैं जो तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस थे, भारत वे भी क्या है एक ICS थे, सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी उन्होंने। ठीक है, वो भी बहुत ही फेमस आदमी थे, लेकिन वो क्या है, उन्होंने कहा कि मैं क्या हूं, अंग्रेजों के लिए क्या है काम नहीं करने का, मुझे क्या है इंडिया वालों के लिए काम करना। और इंडिया में उस समय जब ये भारत में आए तो उन्होंने भारत में देखा, सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने देखा भारत में आकर कि भारत में कौन आदमी ज्यादा फेमस में है जिससे क्या है मैं अपनी आके बात कर सकूं और इस क्रांति में भाग ले सकूं। तो इन्हें सबसे पहले बात की महात्मा गांधी से। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने जब महात्मा गांधी से बात करी तो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित भी हुए थे ये, लेकिन महात्मा गांधी ने इन्हें मिलाया CR दास से, चित्तरंजन दास से। ठीक है, तो CR दास जो थे सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। ठीक है, तो चित्तरंजन दास से ये मिले सुभाष चंद्र बोस और इन्होंने क्या क्रांतिकारी जो अवधारणा उसमें भाग लिया। ठीक है, सुभाष ये बताते सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी ये दोनों आपस में क्या है इनका मतभेद ही रहा है हमेशा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस क्या गांधी जी को बहुत मानते थे, बहुत ज्यादा। ठीक, बहुत ज्यादा मानते थे, कहते थे कि लेकिन क्या है दोनों की विचारधारा अलग थी। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा अलग थी, महात्मा गांधी की विचारधारा अलग थी, लेकिन दोनों का उद्देश्य से तो एक ही था। उद्देश्य क्या था दोनों का, भारत को आजादी दिलाना। ठीक, तो इसीलिए क्या है महात्मा गांधी को सबसे पहले जो था बापू कह कि उसने कहा था कि तुम पूरे देश के क्या हो, एक पिता हो। तो महात्मा गांधी को बापू या क्या है राष्ट्रपिता जो कहा सबसे पहले वो किसने कहा था, वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतिहास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से एक चीज बताऊंगा कहां से कहां गए ये, किस तरीके से ये कैप्टन मोहन सिंह से जाकर मिले, किस तरीके से हिटलर से जाकर मिले। ठीक है, वो इतिहास में पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये था आपका 1853 का चार्टर एक्ट। अब जो आएगा तुम्हारा 1858 में हम एंट्री करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में क्या है 1858 में एंट्री करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लेंगे। ठीक है, लेकिन इतिहास के उद्देश्य से नहीं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं राजनीति शास्त्र, पॉलिटी। हम क्या पॉलिटी के उद्देश्य से क्या उस पर नजर डालेंगे कि क्या उस समय काम हुए, क्या क्रांति के कारण रहे, क्रांति क्यों हुई, क्रांति के बाद का क्या माहौल बना। ठीक, देखो इतिहास में हम पढ़ते हैं विद्रोह कहीं कितनी जगह से उठा था। ठीक, एक ब्रिटेन के तुम्हारे विद्वान है जिनका नाम है डेविड थॉमस,
उन्होंने एक बात कही, बहुत अच्छी बात थी कि क्रांति जो होती है, क्रांति कैसे होती है, कहीं भी क्रांति उत्पन्न होगी वो कैसे होगी। क्रांति, जहां क्रांति की व्यवस्था बन जाएगी वहां क्रांति उत्पन्न नहीं होने की, जहां लोगों के अंदर जागरूकता आ जाएगी वहां क्रांति होगी। फ्रांस की क्रांति होने का परिणाम क्या था? लोगों के अंदर जागरूकता थी, फ्रांस की क्रांति होगी। क्यों? क्योंकि वहां के सैनिक जो है अमेरिका से लड़कर आए थे, अमेरिका में उन्होंने अमेरिका क्रांति को अंजाम दिया, तो अमेरिका क्रांति में क्या है, अभी इंग्लैंड के खिलाफ लड़े थे। ठीक, तो उनमें जागरूकता थी कि अगर हम ब्रिटेन को यहाँ से भगा सकते हैं, अपने अधिकार के लिए हम लड़ सकते हैं, तो यहाँ भी तो फ्रांस के अंदर लड़ सकते हैं अपने अधिकार के लिए। क्योंकि फ्रांस क्या था, पादरी थे, वहाँ कुलीन वर्ग था, और तुम्हारा नीचे के जो वर्ग थे वे क्या है, कुलीन वर्ग जो था वो अच्छे अच्छे पद पर भर्ती होते रहते थे। पादरी जो थे वे टैक्स लेते थे, अच्छे तरीके से जीवन यापन करते थे। जो किसान थे और तुम्हारे जो नीचे के वर्ग थे, जिसमें तुम्हारे शिल्पकार, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब इसमें आते थे, वे क्या है, एक अलग से जीवन जी रहे थे नीचे से। क्योंकि इंग्लैंड जो फ्रांस है, फ्रांस के समय में जब क्रांति हुई तो वहां का राजा लुई 16वां था। जब उसमें सूखा पड़ गया फ्रांस के अंदर, तो फ्रांस में जब सूखा पड़ गया तो वहां के किसान परेशान हो गए, और किसान जो है, वहां की जो रानी थी उससे क्या है, रोटी के लिए उन्होंने गुहार लगाई कि हमें क्या खाने के लिए रोटी चाहिए। तो फ्रांस की रानी जो लुई 16वें की पत्नी थी, वो जो रानी थी, महारानी थी, उसे ये भी नहीं पता था कि गरीबी होती क्या चीज है। उसने कहा अगर आपको रोटी नहीं मिल रही है खाने को तो आप केक खाओ। क्या खाओ? केक खाओ। ठीक, तो ये उसकी अवधारणा थी, ऐसी विचारधारा। तो वो शानो शौकत से जीते थे। इससे क्या प्रदर्शित हो रहा, बहुत शानो शौकत से जीते थे, और वहां की जनता जो थी बहुत बेकार हिसाब से जी रही थी। तो उनके अंदर क्या है, जब फ्रांस के लोग वहां गए, उनके अंदर जागरूकता आई, उन्होंने क्या है, क्रांति को अंजाम दिया। ठीक है, बहुत सारे कारण है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रांति हमारी किस हिसाब से होगी वो हम 1857 क्रांति प्रकाश कर लेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।